100 शब्द प्रति मिनट की गति से न्यूज़पेपर डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। इतिहास बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को दुनिया में उसकी हैसियत बताने की कोशिश की है। ट्रंप का रवैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के एक घटनाक्रम की याद दिलाता है। इतिहास का यह सबक विदेश नीति के लिए उपयोगी है। टोक्यो ट्रायल्स नवंबर 1948 में समाप्त हुए थे। इनमें जापान के 7 क्लास ए युद्ध अपराधियों को फांसी और 16 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ट्रिब्यूनल में शामिल भारतीय जज राधा विनोद पाल ने कानूनी तर्कों के आधार पर असहमति दर्ज करते हुए सभी जापानी प्रतिवादियों को बरी कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे अमेरिकी नाराज़ हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका जापान में अमेरिकी शैली का लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था। पाल की असहमति ने दिखाया कि ट्रिब्यूनल स्वतंत्र है, मुकदमे में निष्पक्षता है और कानून ही सर्वोपरि है। अमेरिकियों के लिए यह पूरी तरह उपयुक्त था। दूसरी ओर भारत सरकार पाल के मत को लेकर संशय में थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी आलोचना की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फैसले में जापान में भारत की दृश्यता बढ़ाने की संभावना है तो अपने रुख को सुधार लिया। यही कारण था कि जापान में भारतीय राजदूत वेनेगल रामा राव ने नई दिल्ली में अपने समकक्षों को इस निर्णय की खुली निंदा नहीं करने की सलाह दी। 1952 में भारतीय राजदूत रहे M.A. राउफ ने ऑन रिकॉर्ड लिखा कि पाल के विचारों ने भारत के लिए सद्भावना बटोरी थी। नेहरू ने भी 14 मई 1954 को संसद में एक सवाल के जवाब में पाल के मत को विद्वतापूर्ण असहमति वाला फैसला करार दे दिया। इस समय तक अमेरिकियों ने भी जापान में अपनी रणनीति बदल दी थी। जापान अमेरिकी लोकतंत्र की प्रयोगशाला नहीं रह गया था। इसे रूस और चीनी साम्यवाद के खिलाफ मजबूत गढ़ बनाना था। सैन फ्रांसिस्को संधि 1951 के अंत में हस्ताक्षरित और 1952 की शुरुआत में अनुमोदित हुई ताकि जापान पर मित्र देशों का कब्जा समाप्त हो सके। टोक्यो ट्रायल के मूल भागीदारों में से चीन, सोवियत संघ और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ना तो इसे अनुमोदित किया। भारत का विरोध सैद्धांतिक था कि एशिया का भविष्य अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए, जो अपने सैन्य हितों के लिए क्षेत्र में ठिकाने बनाए रखना चाहता है। विचारों की विविधता को स्वीकारने वाले किसी भी देश के लिए सैद्धांतिक असहमति बड़े महत्व की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदली अमेरिकी नीति के तहत तय हुआ कि जापान के सभी क्लास ए युद्ध अपराधियों को जेल से रिहा किया जाएगा। संधि के अनुसार यह निर्णय उन सरकारों के बहुमत द्वारा किया जाएगा जिनके जजों ने ट्रायल में भाग लिया था। नतीजतन नवंबर 1952 में जापान ने कैदियों को रिहा करने के लिए भारत से सहमति मांगी। भारत ने देखा कि यह पाल के मत के अनुरूप है तो सहमति दे दी, लेकिन मार्च 1953 में
जापान ने शर्मिंदगी भरे लहजे में भारत को बताया कि उसकी सहमति मायने नहीं रखती, क्योंकि अमेरिका का मत है कि भारत ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसीलिए उसको यह निर्णय से बाहर रखा जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भारत तो वैसे भी कैदियों की रिहाई के लिए सहमति दे चुका था। फिर भी अमेरिका एक बड़ा संदेश देना चाहता था। उसने जानबूझकर भारत को अलग थलग किया और यह सुनिश्चित किया कि अन्य सभी मित्र देश किसी तोते की तरह अमेरिकी रुख को दोहराएं। बात यही नहीं रुकी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान को मताधिकार देना चाहिए। यह बेहद अजीब था, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रायल में भाग ही नहीं लिया था, लेकिन अमेरिकी वकीलों ने कपटपूर्ण तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व था, इसलिए पाकिस्तान को भी इसमें भाग लेने का अधिकार है। जैसा कि मैनचेस्टर गार्डियन उस वक्त लिखा कि भारत की जगह पाकिस्तान को मताधिकार देना भारत को उकसाने की कोशिश थी। 2025 में ट्रंप भी उसी पटकथा का अनुसरण कर रहे हैं। ट्रंप का रवैया अप्रत्याशित हो रहा है, लेकिन भारत पर टैरिफ थोपना और पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव अप्रत्याशित नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति में यह आम है। भारत ने पहले 1953 और अब 2025 में इसे झेला है। हमें इससे सबक सीखने चाहिए। इन दिनों गाजा में कई बुजुर्ग अतीत के भयावह दौर की याद करते हैं। उस वक्त लाखों फिलिस्तीनियों को बेघर होना पड़ा था। वे इसे नकवा यानी महासंकट कहते हैं। 1948 में 10 साल के रहे अबू सामरा अक्सर अपने परिवार के लोगों को वह वाक़या सुनाते हैं। अब उन्हें फिर नकवा का डर सता रहा है। कुछ समय पहले इज़राइल ने गाजा की अधिकतर आबादी को गाजा मिस्र की सीमा पर एक इलाके में खदेड़ने की योजना पेश की है। उस पर अमल के लिए इज़राइली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है लाखों लोगों को अनिश्चित काल के लिए बेघर करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। गाजा में लगभग 80% बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल चुकी है। इजरायली सैन्य संगठन अभियान तेज होने से बची कुची इमारतें भी नष्ट हो रही हैं। विश्व बैंक का अनुमान है क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने में 80 साल लगेंगे। रिटायर्ड शिक्षक सामरा कहते हैं, अब हमारे सामने बड़े नकवा की नौबत है। गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद अब तक 90% लोग अपने घर से बाहर किए जा चुके हैं। वे गाजा में भी विस्थापित हैं। कई लोगों को तो बार बार अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार का कहना है गाजा में हमास की जड़ें गहरी हैं, इसलिए लोगों को असैनिक इलाकों से भी हटाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रमुख बोलकर तुर्क कहते हैं इज़राइल स्थायी तौर पर फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाना चाहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, नस्लीय सफाई के समान है। इज़राइल चाहता है कि लोग खुद गाजा छोड़ दें। मानव अधिकार विशेषज्ञों का कहना है तथाकथित स्वैच्छिक
पलायन भी एक नस्ल के खात्मे जैसा है। गाजा में स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि कई लोगों के लिए वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्टॉप।